नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है रीफ्रेमिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसे फिर से रीफ्रेम करने की बात की गई है, उसे फिर से नए सिरे से तैयार करने की बात की गई है, उसे फिर से एक प्रायोरिटी में लाने की बात की गई है। इसमें कुछ सजेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ कमियां गिनाई गई है, कुछ कंपेयर करके दिखाया गया है। ये सब करके इस आर्टिकल को बैलेंस करने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई कि हमारी पॉलिसी पहले किस स्थान पे थी और अभी कहाँ आ गई है, यानी हम कितना पीछे हो चुके हैं अपनी नया फॉरेन पॉलिसी में। तो एक सुझाव है गवर्नमेंट के लिए इस आर्टिकल के माध्यम से राइटर का कि आपको ऐसे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में फिर से हमारी फॉरेन पॉलिसी एक बेहतर मुकाम पर आ सके। तो काफ़ी कुछ जानने के लिए फॉरेन पॉलिसी के बारे में, स्पेशली इंडिया के बारे में, इंडिया से जुड़े हुए जो देश हैं उनके बारे में, इंटरनेशनल जो हमारे देश हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ है। काफ़ी देशों के बारे में इस आर्टिकल में पता चलेगा आपको और पता चलेगा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है और किस डायरेक्शन में मुड़ती हुई दिख रही है या किस तरफ टिल्ट होती हुई दिख रही है, ये भी इस आर्टिकल में पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस आर्टिकल के माध्यम से राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल है रीफ्रेमिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़, भारत की विदेश नीति प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करना। यानी जो हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताएं हैं उसमें कुछ कमियां आ गई हैं, उसे फिर से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। इससे इस आर्टिकल की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले एक सजेशन दिया जा रहा है कि एक निष्क्रिय पुनर्गठन के अलावा विवेकपूर्ण योजनाएँ, प्राप्त करने योग्य उद्देश्य और निरंतरता की एक सीमा अवश्य। तो अगर आपको कोई भी जो योजना है, कोई भी पॉलिसी है, उसे अगर फिर से पुनर्गठन करना है, उसे फिर से रीस्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो योजना है वो पूरी तरह से प्लान की हुई होनी चाहिए, पूरी तरह से समझदारी से उस योजना को बनाना होगा आपको और एक ऐसे टारगेट को लेकर चलना होगा जो अचीवेबल हो, जिसे अचीव किया जाए। एक ऐसा टारगेट मत बना लो कि जो आपकी पहुंच से बाहर हो। तो अचीवेबल टारगेट आपको लेकर चलना है और उसको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। इस टारगेट को पाने के लिए जो कंटिन्यूटी बनानी चाहिए वो बना के रखनी है। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप फिर से अपनी पॉलिसी को रीफ्रेम कर पाओगे, फिर से उसे एक नई दिशा दे पाओगे। तो ये क्या सलाह है, इस सलाह के साथ आर्टिकल को शुरू किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो 2021 आने वाला है उसमें चीज़ें बहुत हद तक बदलने वाली नहीं है। जो चीज़ें 2020 में शुरू हुई थी वो और मजबूत की जाएंगी, उसमें और मजबूती आने वाली है 2021 में। एक जो बहुत दिन से अवेटेड था, बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि यूएसए में एक चेंज आएगी, लीडरशिप में कुछ चेंजेस होने वाले, वो अब होता हुआ दिख रहा है। इसी महीने में वो चेंजेस हो जाएगा और वहाँ की लीडरशिप अब बदल जाएगी। वहाँ के नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो बाइडेन, अब वो सत्ता संभालने वाले हैं। तो इससे कुछ हद तक डाउट ही है कि इसकी वजह से जो विश्व है, विश्व बिरादरी है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने लगेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि जो बाइडेन साहब आने से पहले या अपने चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उसमें उन्होंने एक वादा ये भी किया था कि जो यूएस और यूरोप की रिलेशन है उसे फिर से उसे रिफ्रेश किया जाएगा, उसे फिर से नई जान डाली जाएगी। इसके अलावा इसमें हुआ तो ठीक है, यूएस कुछ हद तक यूरोप जो है यूएस की तरफ टर्न करता हुआ दिखा वापस, लेकिन इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वही हुई है कि यूरोप का जो लिंक था चाइना के साथ उसे फिर से उसने रिवाइव कर दिया, उसे भी उसने जीवित रखा। यानी चाइना की जो लिंक को उसने किसी भी तरह से कट नहीं किया यूएसए की तर्ज पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि चाइना ने क्या किया है कि एक ईयू चाइना कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है, इसको उन्होंने टाइप कर दिया। जबकि यूएस ने बोला था कि मैं यूरोप के साथ अपने रिलेशन को फिर से रिफ्रेश करूंगा और उसे फिर से नई जान डालूंगा। उसके अलावा भी यूरोप ने ये किया कि चाइना के साथ अपना एक एग्रीमेंट कर लिया इन्वेस्टमेंट पे। अब जैसे एग्रीमेंट हुआ वैसे ही पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको ऐसा लग रहा था कि 2021 में चाइना का बहिष्कार होगा, चाइना को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाएगा। उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। सिर्फ एक मूव से उसने जो ईयू और चाइना का कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो गया। तो यानी अब ऐसा नहीं दिख रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना अलग थलग रहने वाला है 2021 में। ये तो बहुत हद तक क्लियर हो गया इस एग्रीमेंट से। बहुत कंट्री ऐसी हैं अब उन्हें डर लगने लगा है, वो उनको लग रहा है कि वो प्रोटेक्ट नहीं है, वो प्रोटेक्शन के लिए अब अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई आए और उन्हें प्रोटेक्ट करे इस चीज़ों के होने की वजह से। अब इंडिया की सिचुएशन क्या है कि इंडिया का जो रिलेशन है वो चाइना के साथ 2020 में, अप्रैल 2020 से बहुत हद तक डिक्लाइन हुआ है। हमारे रिलेशन चाइना के साथ गिरे हैं पहले के बजाय। इसका रीज़न क्या था कि लद्दाख में चाइना ने बहुत हद तक अग्रेशन कर दिया। अग्रेशन करने की वजह से ये चीज़ें बिगड़ी हैं। अब रिलेशन गिरने की वजह से क्या हुआ कि हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो रिलेशन है बाकी कंट्री के साथ वो कुछ हद तक बिना समर्थन के वो हमें सपोर्ट नहीं करती हुई दिख रही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक रिलेशन है चाइना के साथ आज के डेट में। तो इस वजह से हम कुछ हद तक अलग थलग पड़ते हुए भी दिख रहे हैं।
ये स्ट्रॉन्गर चाइना। आने वाले दिनों में चाइना और मजबूत होने वाला है। उसमें 2021 में चाइना अपने आप को एक जीत के रूप में देख रहा है। चाइना के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग, उनको भी लग रहा है कि वो जीतते हुए महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को काफ़ी ग्लोरियस फील कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इतना कुछ होने के बाद में 2020 में जहाँ की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, पूरा विश्व पूरी तरह से परेशान हो गया, उसमें सिर्फ एक बहुत बड़ी कंट्री है, वो चाइना है, जिसकी ग्रोथ रेट आज भी पॉजिटिव में चल रही है। यानी उसकी ग्रोथ रेट 2020 में नेगेटिव में नहीं आई। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2021 में उसकी ग्रोथ रेट और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी आने वाले दिनों में उसकी ग्रोथ रेट और अच्छी होने वाली है 2021 में। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। इसमें और भी कुछ होने वाला हो क्या है कि फौजी रूप से भी, मिलिटरली भी क्या होने वाला है, चाइना अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। उसमें उसने क्या किया कि इस इंडो पैसिफिक ओशियन को लीड करने के लिए, यानी इसमें अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2021 में अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने वाला है। यानी 2021 में उसका एक 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा इंडो पैसिफिक ओशियन में, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक ओशियन में उसका डोमिनेशन बढ़ जाएगा। तो मिलिटरीली भी चाइना स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा उसने क्या किया कि अपना जो मिलिट्री कोऑपरेशन है रसिया के साथ, उसको बढ़ा दिया। वो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है कि रसिया के साथ उसे एक मिलिट्री कोऑपरेशन करना है, जो आने वाले दिनों में वो भी इसके साथ साथ ही करेगा। अब इन सब का रिजल्ट ये हो रहा है कि चाइना के कट्टरता के बावजूद, जबकि उसने बहुत सारे अग्रेशन दिखाए हांगकांग में उसने बहुत ही सख्ती के साथ लोगों के साथ पेश आए। उइगर जो मुस्लिम हैं उनके साथ भी उसने बहुत ही ज्यादती की, बहुत सारी ज्यादती की। उसके बाद भी चाइना की जो पोजीशन है पूरे एशिया में, उसमें कुछ खास चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि वो 2020 से और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो 2020 से आज की डेट में 2021 में और मजबूत होता हुआ दिख रहा है, यानी कमज़ोर होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाइना से एक और न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी, वो आने वाले दिनों में अपनी पोजीशन को और मजबूत करने वाले हैं, पार्टी के अंदर भी और प्रेसिडेंट के रूप में भी 2021 में। इसमें जबकि रीज़न ये है कि वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसमें इंटरनली काफ़ी टेंशन आ गई है। इसके बावजूद भी अपनी पोजीशन को और अपनी प्रेसिडेंटशिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे 2021 में। अब चाइना की तरफ से ऐसी संभावना बहुत कम है कि वो अपने अपोनेंट को, जो उसके विरोधी हैं, उनको किसी भी तरह की छूट देता हुआ दिखेगा। इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है पूरे विश्व में। और 2021 में वो बहुत ही सख्ती के साथ पेश आने वाला है अपने विरोधियों के साथ। अब इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया भी उसका पड़ोसी है और कुछ हद तक अपोनेंट है, तो इंडिया को ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यह पूर्वी लद्दाख में किसी भी चीनी रियायत की उम्मीद नहीं कर सकता। अब आने वाले दिनों में इंडिया को पूर्वी लद्दाख में चीनियों से किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद नहीं करनी होगी। हाँ, जब तक कि भारत इसमें कोई संशोधन नहीं करता। अगर भारत इसमें कोई अमेंडमेंट करता है तो हो सकता है चीनियों की तरफ से कोई रियायत मिले, लेकिन अगर भारत अपनी शक्ति पे अड़ा रहता है, अपनी बातों पर अड़ा रहता है, तो चीनियों से किसी भी तरह की कंसेशन की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। इकोनॉमी फर्स्ट फॉर यूरोप। अब यूरोप वालों ने क्या किया, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी मूव चली है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। अब हो ये रहा है कि कुछ एक डिक्टेटरशिप टाइप के लीडर्स उभर के आए हैं न्यूज़ इस ईयर में 2021 में, जिसमें शी जिनपिंग है चाइना में, व्लादिमीर पुतिन है रसिया में, उसी तरह से एर्डोगन टर्की में। ये कुछ ऐसे लीडर हैं जो डिक्टेटरशिप की भूमिका में आए हैं इस 2021 में। इंटरनल पॉलिटिक्स 2020 में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी, हुई है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिफरेंट नहीं थी, 2020 में डिफरेंस थी, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो इफेक्ट है वो और मजबूत होगा आने वाले दिनों में। उसमें कोई खास कमी होती हुई नहीं दिखेगी। यूरोप में से ब्रिटेन बाहर निकल गया और उसके साथ साथ एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी वो भी रिटायरमेंट लेने वाली हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का पूरे विश्व के जो अफेयर्स है, बिजनेस है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इन सब चीज़ों का उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। इन चाइना और यूरोप की जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है उसका एक हद तक ऐसा आप बोल सकते हो कि यूरोप कुछ हद तक अपने आप को सरेंडर करता हुआ दिखा चाइना के ब्रांड शिपमेंट में। चाइना की जो चमक है उसके आगे यूरोप अपने आप को सरेंडर करता हुआ दिखा है इस ट्रीटी में। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप का इंडिकेशन इस बात से है कि यूरोप अपनी इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करता है पॉलिटिक्स के अपेक्षा, यानी इकोनॉमी के सामने वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। इसमें जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं वो ये हैं कि यूरेशिया में, वेस्ट एशिया में अब बहुत हद तक एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होने वाला है। तो इन जगहों पे एक शिफ्ट होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रसिया भी अब शुरुआत कर चुका है, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है, वो अपने इंटरेस्ट बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वो अपने बिजनेस को जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ बढ़ाता हुआ दिख रहा है अपने मार्जिन पे, यानी अपने फ़ायदे के हिसाब से वो बढ़ा रहा है। इसके अलावा वो चाइना के साथ भी अपनी जो ट्रीटी है उससे और मजबूत करता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा वो एक चीज़ और कर रहा है कि टर्की के साथ भी वो क्लोज होता हुआ दिख रहा है, जबकि टर्की के साथ उसके बहुत सारे इशूज़ हैं, टर्की खुल के उसका विरोध भी करता है, लेकिन फिर भी रसिया टर्की के साथ क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब का जो एक सिग्नल जाता है वो ये है कि उसका जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो घटता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में, यानी इंडिया से रसिया दूर होता हुआ दिख रहा है। वेस्ट एशिया में अब्राहम अकॉर्ड के आने के बाद एक जो शिफ्ट हुआ है फोर्स का वो अरब वर्ल्ड में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। उसमें अब 2 डिवीज़न होता हुआ दिखेगा, एक सऊदी ब्लॉक बनेगा, एक ईरान टर्की ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है। एक अब्राहम अकॉर्ड की पब्लिसिटी के बावजूद भी जो चीज़ें हुई हैं वो ये हैं कि एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एक वार की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वो वार ईरान और इजराइल के बीच में होता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के दोनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इसके अलावा इसी बीच में एक चीज़ और होती हुई दिख रही है कि चाइना की इच्छा है कि वो इस रीजन में, स्पेशली ये जो हमारा रीजन है एशिया पैसिफिक रीजन, इस रीजन में थोड़ा और बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में चाइना की इच्छा है कि वो और रोल प्ले करे इस रीजन में। उसके लिए उसने क्या किया है कि ईरान के साथ एक 25 साल का स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, यानी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि ईरान के साथ 25 साल का एक स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट करेगा, यानी आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। सऊदी अरेबिया के लिए 2021 काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, जबकि जो बाइडेन वहाँ पे सत्ता संभालने वाले हैं वाशिंगटन में, तो उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब सऊदी अरेबिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो सुन्नी अरब है उसके लिए एक मरहम का काम कर रहा है, उसके लिए उसकी सऊदी अरेबिया को थोड़ी सिंपैथी मिल सकती है। ये सऊदी अरेबिया के लिए एक अच्छी जीत मानी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होने वाली है कि जो सऊदी और सुन्नी कैंप है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरेबिया होगा जो सुन्नियों को सपोर्ट करता हुआ, तो दूसरी तरफ ईरान होगा और तुर्की होगा जो शिया को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो 2 ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप की वजह से इन दोनों में कन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा। अब जिस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेटजिक चेंजेस होने की वजह से इस रीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगा कि जो ईरान है उसका इंटरेस्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में ज़्यादा आ रहा है। उसकी इच्छा है कि आने वाले दिनों में अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित करे, तो उसके लिए वो काफ़ी कोशिश करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि अगर वो एक बार न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ बन गया तो जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी तरफ आग दिखाने की, तो उनसे बचने के लिए भी ईरान इस तरह से करता हुआ दिखेगा। इंडिया आइसोलेशन, इंडिया अब कुछ हद तक आइसोलेट होता हुआ दिख रहा है 2021 में। इस बारे में बात कीजिएगा, कुछ पॉइंट दिखाई जा रहे हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है। तो जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ, इंडिया को एक मिसिंग कंट्री की तरह दिखाया गया है इस डेवलपमेंट कंसर्न में। जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक उसमें इंडिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इंडिया इन सब सारे डेवलपमेंट में आइसोलेट होता हुआ दिख रहा है। इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ भी कुछ हद तक ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, इसमें कुछ खास गर्माहट नहीं आई है, बल्कि रिलेशंस और ख़राब हुए हैं। इसकी वजह से आने वाले दिनों में इंडिया और चाइना के बीच में जो कन्फ्रंट्रेशंस हैं उनके आर्म फोर्सेस के बीच में वो कंटिन्यू रहने वाली है, यानी उसमें और भी कंटिन्यूटी रहेगी आने वाले दिनों में। तो अगर इंडिया चाइना बॉर्डर पे किसी भी तरह की झड़प होती हुई दिखे तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। इंडिया अभी कोई भी रोल वेस्ट एशिया में प्ले करता हुआ नहीं दिख रहा है। इंडिया वहाँ पे बिल्कुल शांत है, तो वहाँ पे भी उसका कोई खास रोल नहीं दिख रहा है। इंडिया और ईरान की जो रिलेशन है वो भी अब ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहे हैं, उसमें भी किसी भी तरह की गर्माहट नहीं दिख रही है। अफगानिस्तान में इंडिया ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारे पैसे लगाए हैं उसे रीबिल्ड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी इंडिया को हाशिए पे रख दिया गया। जब वहाँ पे पीस प्रोसेस की बात हुई तो वहाँ पे इंडिया कहीं नहीं था, यानी इंडिया को उसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि इंडिया ने अफगानिस्तान को फिर से रीबिल्ड करने में काफ़ी मेहनत की है। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग होगी वो ये होगी कि जबकि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर स्पॉन्सरिंग टेरर का जो इल्ज़ाम लगाता आ रहा है उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबली। लोग इस बात को सुनेंगे और मानेंगे कि वो वहाँ पे टेरर फैलाने के लिए कुछ हद तक पाकिस्तान का हाथ है। तो इससे जो हमारे नेबर 2 कंट्री हैं उनके साथ हमारी टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि हम इस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे तो चीज़ें और टेंस होने वाली हैं। अब इससे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी वो ये होगी कि पाकिस्तान कुछ हद तक चाइना के पाले में और ज़्यादा हुआ दिखेगा इस टेंशन की वजह से। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जबकि इंडिया और नेपाल के बीच में भी कुछ हद तक डिफरेंसेस थे, कुछ हद तक वहाँ भी चीज़ें टेंस थी, लेकिन आने वाले दिनों में या रिसेंटली आप बोल सकते हो कि चीज़ें कुछ हद तक रिड्यूस हुई हैं, यानी वो जो टेंशन है कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन उनके बीच में जो टेंशन थी रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू रहेगी आने वाले दिनों में भी, यानी उसमें कुछ खास कमी आती हुई नहीं दिख रही है। इंडिया ने बहुत ही डिप्लोमेटिक विजिट्स किए, जब से PM मोदी आए हैं तब से उन्होंने अनलिमिटेड यानी
जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, इस तरह की विज़िट की है फॉरेन कंट्रियों की, उसके बाद भी कुछ खास रिलेशन को इम्प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी जो हमारे नेबर्स है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इनके साथ हमारे रिलेशन उस अप टू द मार्क नहीं आ पाए हैं जैसे आने चाहिए थे, जबकि जिस हिसाब से विज़िट हुई उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी बेहतर होनी चाहिए थे, लेकिन विज़िट से चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी हमें उम्मीद थी। इंडिया चाइना के रिलेशन अब कुछ हद तक गिरे हैं, पहले से बहुत ख़राब हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी जो इंडिया के नेबर्स हैं वो किसी एक पाले में जाते हुए दिख रहे हैं, वो कुछ हद तक हमारे जो अपोजिट वाला पाला है उसमें जाते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से भी इंडिया की जो आइसोलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। चाहे हम 2021 में प्रवेश कर रहे हों, वैश्विक मुख्यधारा की घटनाओं से भारत का कथित हाशिए पर होना इसकी विदेश नीति की क्षमताओं में तेज़ गिरावट का संकेत है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहस का विषय है। तो 2021 में जिस हिसाब से हम प्रवेश कर रहे हैं उस हिसाब से भारत को हाशिए पर रखा जा रहा है, भारत की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, उसकी इंपॉर्टेंस गिरती हुई दिख रही है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी विदेश नीति है उसमें गिरावट आई है, विदेश नीति अब उस अप टू द मार्क नहीं रही है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि विदेश नीति हमारी आज की डेट में ठीक नहीं है, वो काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही है। तो इस पर उनकी कैपेबिलिटीज़ पे हमें थोड़ा शक हो रहा है। इस पर डिबेट होना चाहिए देश में पूरे कि क्यों आखिर हमारी विदेश नीति इतनी ख़राब हो गई आने वाले दिनों में, या हो रही है या आने वाले दिनों में और ख़राब होने वाली है। इन सब चीज़ों पर बहस होना चाहिए पूरे देश में। जबकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है पूरे विश्व में बढ़ना चाहिए, हमारे इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है पूरे विश्व में, और जो हमारा रोल है बाकी देशों में, पूरे विश्व के देशों में, वहाँ पे हमारे रोल को और बढ़ाना है, हमारा रोल और बेहतर होना चाहिए। और पूरे विश्व को ऐसा लगना चाहिए, पूरे विश्व को हमें ये ऑब्जर्व कराना है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, एक डेवलपिंग पावर के रूप में उभर रहे हैं, यानी हम एक उभरती हुई शक्ति हैं। इस तरह का एहसास पूरे इस डिस्ट्रप्टिव ग्लोबल सिस्टम में जो आज की डेट में भयावह पूरा विश्व है, जहाँ पे उथल पुथल मची हुई है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का हमें एक पावर डेवलप करना था, हमें लोगों को बताना था कि हम एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन एक डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है कि क्या हम आज तक अपनी ये ऑब्जेक्टिव जो हमारे उद्देश्य उसे पूरा कर पाए या नहीं। इस पर हमें बहस करनी चाहिए। अगर हम चाहें तो इस पर बहस कर सकते हैं कि क्या हमने उसे पूरा किया, क्या हमने उसे पाया जो हमारा उद्देश्य रहा है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। आज की डेट में इंडिया की जो आवाज़ है या इंडिया की एडवाइस है उसकी रिक्वायरमेंट लोगों को बहुत कम पड़ रही है, नहीं के बराबर पड़ रही है, या कोई उसे नहीं सुन रहा है। ये आज की बात है, आज के समय में ऐसा हो रहा है, जबकि एक समय था कि पहले ऐसा हुआ करता था। पहले लोग हमारी बातों को सुनते थे, हमारी बातों को समझते थे और उसकी रिक्वायरमेंट लोगों को पड़ती थी कि हम उन्हें एडवाइस दें, लेकिन आज की डेट में ऐसा पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अब 2021 अगस्त में इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि जो सबसे पावरफुल एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस, उसके सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है इंडिया 2021 में अगस्त महीने के लिए। तो अगर हम इसे सही से इम्पैक्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस जो सिक्योरिटी पावर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पोस्ट है वो हमें मिल रही है एज ए प्रेसिडेंट, तो हम अगर इसका सही उपयोग करना चाहें तो हमें पॉलिसीज़ को एक सही दिशा देनी होगी। जो पॉलिसीज़ बनेंगी उसे सही से इम्प्लीमेंट करना होगा और उसका इन्फ्लुएंस ट्रेडिशनली पूरे एरिया पर पड़ना चाहिए, ये हमें मेक श्योर करना चाहिए। अब डिप्लोमेसी और परसेप्शंस की बात हो रही है, क्या डिप्लोमेसी चल रही है और क्या उस पर अफवाह बन रही है, इस बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई वो ये है कि आज की डेट में जो बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे कि स्टेट्स के जो अफेयर्स हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्टिविटीज़ है वो हाई डिग्री की हो गई है, उसमें कंपटीशंस बढ़ गया है। और इसकी वजह से जो ऐसा नहीं बोल सकते कि उनकी जो डिप्लोमेटिक है उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से उसमें कंपटीशन आया है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम अपनी तरफ से तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को हम एडमिट कर रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ हमारी कॉम्पिटेंसी तो नहीं है, हम तो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे फैक्टर हैं वो इसे इन्फ्लुएंस डालें, इस वजह से हम इसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो कि एक पॉलिसी की चॉइसेस रही है कंट्री के लिए कि उसे एडॉप्ट करना है रिसेंट पीरियड में, उसमें कुछ हद तक सेकंड क्वार्टर में कुछ हद तक गिरावट आ रही है। कुछ ऐसे चेंजेज हुए हैं जिसकी वजह से पॉलिसीज़ को हम उस हद तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। इसके अलावा भी एक और परसेप्शन है इंडिया के बारे में कि इंडिया यूएस से क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो ऑल वेदर फ्रेंड्स रसिया था उसके साथ उसके रिलेशंस बहुत हद तक कमज़ोर हुए हैं। सिर्फ रसिया ही नहीं, ईरान के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। तो सिर्फ यूएसए से क्लोज होने की वजह से हम अपने जो ऑल वेदर दो फ्रेंड्स थे उसको हम खोते हुए दिख रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी कंट्री की इमेज पे पड़ रहा है, इसकी वजह से भी कंट्री की इमेज बिगड़ती हुई दिख रही है। जबकि पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है इस रीजन में, और उस रीजन में जहाँ पे इंडिया आज की डेट में है, तो इंडिया के लिए इससे थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि चाइना का इस तरह से उभरना और चाइना के उभरने की वजह से जो कन्फ्लिक्ट होगी दोनों देशों के बीच में, स्पेशली एशिया में पावर को लेकर वो बढ़ती हुई दिखेगी। अब इसमें बहुत सारे देश होंगे जो अपनी एक साइड पकड़ता हुआ दिखेंगे इस कन्फ्लिक्ट की वजह से।
एक कम स्पष्ट लेकिन शायद अधिक प्रासंगिक पहलू यह भी हो सकता है कि भारत की विदेश नीति एक निष्क्रिय शून्य से ग्रस्त है। तो जो हमारी विदेश नीति आज को तब तक वो शून्य में चली गई है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है, तो इसको हम बोल सकते हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत हद तक नीचे गिरी है और उसका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पेंडेमिक है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हुई है, सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते। इसके अलावा हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो पोलराइजेशन हुआ है अक्रॉस द नेशन है, सोसाइटीज़ जो बढ़ी है पोलराइजेशन, या फिर हम ये बोलें कि जो पॉसिबिलिटीज़ है इंडिया की भी, इंडिया फेल हुआ है अपने टेरिटोरी में को अचीव करने में या उसे पूरी तरह से प्राप्त करने में। तो अगर हम ये सब बोले तो ये सब सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि इकोनॉमी गिरी है जिसकी वजह से चीज़ें बढ़ी हैं, बल्कि इसके पीछे को तक फॉरेन पॉलिसी भी जिम्मेदार है। हमारी जो शॉर्टेज है फॉरेन पॉलिसी रही है जिस उस वजह से भी चीज़ें इस तरह से हुई हैं। तो अगर हर चीज़ के लिए हम पेंडेमिक को दोषी ठहराएं तो ठीक नहीं है। पेंडेमिक के अलावा भी बहुत हद तक हमारी फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल रही है इसको गिराने में। मोर मिसेस दैन हिट्स, तो जितने हमने फायरिंग की है उसमें से बहुत कम है जो हिट हुई हैं, बाकी सारी मिस हुई हैं, ये राइटर बोलना चाह रहे हैं। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो निशाने पे बहुत कम लगी है, यानी जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसमें से बहुत सारी मिसफायर हो गई, तो वो बेकार हुई। इसमें कुछ एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 ग्रुप थे जिसमें हम कभी बहुत अच्छे मेंबर हुआ करते थे, एक है नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, इसमें हम बहुत अच्छे रोल प्ले करते थे अपने समय में। नेहरू जी ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया था अपने समय में। तो एक जो ये मूवमेंट है नॉन अलाइन मूवमेंट वो, और जो दूसरा साउथ चाइना एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इन दोनों जगह आज की डेट में हम पूरी तरह से आइसोलेट हो चुके हैं, यानी यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंस 0 हो गई है। हमारी कोशिश है कि इन सब के बदले में एक जो नया ग्रुप है बिम्स्टेक जिसको बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसे हम बढ़ाएं। इस तरह की हमारी कोशिश है, लेकिन ये सक्सेसफुल होगा इस पर हमें संदेह है, यानी ये सक्सेसफुल होना बहुत इसके लिए मुश्किल है। इंडिया ने चुना था कि जो रिसेप है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे बाहर निकलना इंडिया ने खुद चुना था, उसे किसी दूसरे ने नहीं निकाला था, वो खुद निकला था इससे, जबकि बाकी जो मेजर एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। और इसके अलावा जो एडवांटेज था आरआईसी का उसको भी इंडिया लेने में फेल हो गया है। आरआईसी क्या है? रसिया, इंडिया एंड चाइना का एक ग्रुप था, इसका भी एडवांटेज इंडिया नहीं ले पाया है। जबकि रसिया और चाइना के रिलेशन आज के दिन में काफ़ी अच्छे हुए और इंडिया के रिलेशन इन दोनों के साथ डिक्लाइन हुए हैं। दूसरे साइड में ये हुआ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी रिक्वायरमेंट थी कि पूरे एशिया में या साउथ एशिया में पर्टिकुलरली आज की डेट में वो कुछ हद तक मिसप्लेस होती हुई दिख रही है, अपनी कॉन्फिडेंस से पीछे हटती हुई दिख रही है। तो ये आप बोल सकते हो कि आज की डेट में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। जो उसका अप्रोच है वो कुछ घमंडी सा लग रहा है। आज की डेट में हमारी फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच कुछ एक ईगो जैसा दिख रहा है। स्पेशली नेपाल के केस में देख लो, नेपाल में इतना कुछ हो गया लेकिन इंडिया ने वहाँ पर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। और उसने बहुत हद तक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाई, स्पेशली सेंसिटिव जो हमारे सेंसिटिव नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश, या फिर लॉन्ग टाइम जो फ्रेंड है हमारे वियतनाम और ईरान, उनके साथ भी रिलेशन को डेवलप करने में उसने बहुत हद तक कमी दिखाई है। हमारे जो एक्सेसिव इम्पोर्टेंस जो पॉलिसी नीड्स है और जो प्रेशर है स्पेशली जो हम यूएसए पे बनाए रखते थे उसमें भी कुछ हद तक कमी आई है। तो इसकी वजह से एक और मिसप्लेस परसेप्शन जो पूरी तरह से फैला है एशिया में वो है कि इंडिया आज की डेट में पूरी तरह से उतना अनविलिंग नहीं है, वो कुछ हद तक एग्री है कि वो अपने आप की जो उसकी जो ऑटोनॉमी थी उसे सेक्रीफाइस करेगा यूएस प्रेशर किया गया। तो जो ऑटोनॉमी को इंडिया अभी तक बनाए रखा था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, उसे कुछ हद तक सेक्रीफाइस करता हुआ दिखेगा यूएसए के प्रेशर के सामने। तो इस तरह की भी एक परसेप्शन है। जो भारत की विदेश नीति के वैचारिक पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में सक्षम राज्य की आवश्यकता के अलावा तत्काल नीतियों की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण नीतियों को अपनाना, वास्तविक रूप से प्राप्त उद्देश्यों की खोज करना और सबसे बढ़कर नीतियों की निरंतरता, परिवर्तनों की बावजूद प्रदर्शन भारत के प्रति। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जो हमारी विदेश नीति अगर हमसे पुनर्गठन फिर से करना हम चाह रहे हैं तो ये इसकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता वो है कि हमें नीतियों को तत्काल लागू करना होगा। इसकी ज़रूरत है कि हमें नीतियों को सही से लागू करें, उसे सही से इम्प्लीमेंट करें, और उसे जब इम्प्लीमेंट करें या उसे जब एक्सेप्ट करें तो विवेकपूर्ण नीतियों को अपनाएं। जिस नीति को हम अपना रहे हैं वो एक विवेकपूर्ण होनी चाहिए, एक सोची समझी नीति होनी चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। और जो उसके उद्देश्य हैं, उस प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो भी वास्तविक होना चाहिए। हवा में बात नहीं करनी है कि कुछ भी बोल दो और बोल दो हम इसे पा लेंगे, ऐसा नहीं है। वो ज़मीनी रूप से जुड़ा होना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमें निरंतरता बनाए रखनी है, नीतियों में निरंतरता बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक नीति बना दिया फिर कल जाकर उसे तोड़ दिया या उसे ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं। उसमें कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो चाहे जितने भी चेंजेस हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका इन चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो शायद हम इसमें कुछ बेहतर कर पाएंगे। और अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो चीज़ें जो हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ हद तक आउट ऑफ ट्रैक हो गई वो फिर से ट्रैक पे आती हुई दिखेगी।
तो ये जो सजेशन ऊपर दिया गया है इससे रिलेटेड बात ये कही जा रही है कि ये समय लेने वाली हो सकती है। जो पॉलिसी बताई जा रही है इसमें कुछ समय आपको लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता का एक महत्वपूर्ण नुस्खा है। तो अगर आपको विदेश नीति को का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन ही हो सकता है। तो इसका सफलता का एक महत्वपूर्ण नुस्खा, सफलता का एक महत्वपूर्ण फार्मूला आप बोल सकते हो, इसे माना जाएगा। और वो यही है कि आपको करना क्या है कि तत्काल नीतियों की आवश्यकता है। एक बहुत जल्दी नीति बनानी होगी जो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, जो विवेकपूर्ण होनी चाहिए और वास्तविकता से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा हवा में नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से वास्तविक होनी चाहिए ताकि उसके उद्देश्य को पाया जा सके। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतियों की निरंतरता होनी चाहिए। जो आप नीति बना रहे हो वो निरंतर होनी चाहिए, चाहे प्रशासन कोई भी रहे, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, लेकिन वो नीति कंटिन्यू चलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी जो विदेश नीति का उद्देश्य है उसे फिर से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये रहा आर्टिकल, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में, यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में, ईरान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, इज़राइल के बारे में, अरब कंट्रियों के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया गया है इस छोटे से आर्टिकल में। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस पूरे ग्लोब को कुछ हद तक कवर कर पाया हूँ और आपको बता पाया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी फॉरेन पॉलिसी, चाइना की फॉरेन पॉलिसी या जो बाकी विश्व है उसकी फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में टिल्ट होती हुई दिख रही है और हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक बेहतर डायरेक्शन दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए।